आज दो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो एक तो कल ही आया था और जो दूसरा रहेगा, आपने एक फाइनेंस कमीशन के बारे में सुना होगा, तो उसकी थोड़ी सी डिटेलिंग देख लेते हैं। पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। मतलब स्टैटिक डाटा बहुत ज़्यादा दिखेगा आपको इसमें आज कि कितने लैक्स किसको दिए जा रहे हैं। आपने बस एक काम करना है, एट दी एंड अपने अपने स्टेट का देख लेना है कि हमको कितनी फंडिंग करी जाएगी। ठीक है, ओके। 16th फाइनेंस कमीशन 2026 से लेके 2031 तक ये चलेगा और इसमें फिस्कल फेडरलिज्म को रीडिफाइन करा गया। फिस्कल जब भी बोला, मॉनेटरी यानी कि पैसे की आप बातचीत कर रहे हो। फेडरलिज्म की बात जब आई तो आप डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हो उसकी। ठीक है, जैसे हमारा सेंटर है, स्टेट है, देन लोकल बॉडीज है, यहाँ पे पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसे आप शेड्यूल नंबर 7 पढ़ते हो ना, उसमें कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर। डेवोल्यूशन ऑफ पावर बोलते हैं कि सेंटर और स्टेट, इनके बीच में पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, जहां पे फिर भी मेन से जो रहेगी वो सेंटर की रहती है। फिर उसके बाद आपने देखा कि 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आए। 73rd के अंडर पंचायत बनी, देन 74th के अंडर म्यूनिसिपैलिटीज बन गई, जो म्यूनिसिपल एरियाज हैं आपके, उनके लिए। तो अब जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर है वो लोकल बॉडी तक जाता है, तो फिजिकल फेडरलिज्म यहाँ पे दिखेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर 100 रुपए है तो उसमें से जो 41 रुपए होंगे वो स्टेट्स को जाएंगे। जब मैंने बोला कि 100 में से 41 रुपया ये जाएगा स्टेट्स को, तो 100 किसके पास था? सेंटर के पास। इसको बोलते हैं वर्टिकल डेवोल्यूशन ऑफ मनी। वर्टिकल जो आपका डेवोल्यूशन रहता है वो क्या दिखा रहा है कि जो बड़े वाली अथॉरिटी है उसने क्या किया, अपने से नीचे वाली जो अथॉरिटी है उनको पैसा दे दिया। वर्टिकल सीधी लाइन लगेगी। वैसे एक आता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंट करते हैं कि एक ही स्टेट को तो दिया नहीं है, तो ये जो 41 रुपए हैं ये हर एक स्टेट में कैसे बांटे जाएंगे। 41 रुपए का ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा बाकी की स्टेट्स में। ठीक है, 100 रुपया सेंटर के पास था, सेंटर ने स्टेट्स को बोला कि हम 41 रुपए आपको दे देंगे। अब ये 41 रुपए किसी पर्टिकुलर एक स्टेट को नहीं है, जो बाकी की स्टेट्स हैं उन सभी को ये 41 रुपया बंटेगा। जैसे मान लो यूपी को चले गए 10 रुपए चले गए, बिहार को चले गए 9 रुपए चले गए, कुछ इस तरह से। पर वो किस में से बंटेगा? वो जो 41 रुपया मिला है। अब मैंने स्पेशली 41 ही क्यों यूज करा, क्योंकि इस बार जो बोला है वो 41% बोला गया है कि हम स्टेट्स को पैसा देंगे, और कोई खास चेंजेस नहीं है। 15 जो फाइनेंस कमीशन आया था उसमें भी आप देखोगे कि 41% ही था। ठीक है, तो चेंज नहीं है। और चेंज क्यों नहीं करा गया? ताकि एकदम से स्टेट को झटका ना लगे, या तो सडनली एकदम से इंक्रीज कर दिया या सडनली एकदम से डिक्रीज कर दिया गया। तो इस बार ही 41% है, तभी हमने 41 के साथ डिस्कस इसे कर लिया। डन। अब जब ये टैक्स का अमाउंट दूसरी स्टेट्स के बीच में या लोकल अथॉरिटीज के बीच में पैसा बंटेगा, तो याद रखना टैक्स तो इसमें इंक्लूडेड है, पर वो जो सरचार्ज और सेस आप पढ़ते हो वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होता, वो एक्सक्लूडेड है। जैसे सरचार्ज और सेस, सेस को आप क्या, सरचार्ज को आप बोल देते हो टैक्स ऑन टैक्स। उसका पर्पस नहीं आपको बताया जाता कि किस पर्पस के लिए आपसे वो पैसा ले रहे हैं, बस इतना सा पता होता है कि हाँ डेवलपमेंट में ही ये पैसा यूज करा जाएगा। पर जब सेस की बात आती है, वो भी तो टैक्स ऑन टैक्स ही है, पर उसका पर्पस डिफाइंड होता है कि हेल्थ में यूज करेंगे, एजुकेशन में यूज करेंगे। जैसे अभी के लिए सेस चल रहा है 4%, पहले ये 2% और 3% इस तरह से चल रहा था। अभी के हिसाब से अगर डिफाइन करना हो आपने, वो 4% पे आएगा। ठीक है, तो सेस एंड सरचार्ज इसमें से एक्सक्लूडेड होता है, वो तो लिया ही जाएगा बाद में। ठीक है जी। और लोकल बॉडीज को एनकरेज करा जाता है कि आप टैक्स भी लिवाई करो। जैसे बड़े सारे रूल्स होते हैं किसी लोकल गवर्नमेंट के, वो रूल अगर कोई वायलेट करता है तो वहां पे टैक्स भी लिवाई करे जाते हैं। और अगर किसी ने इंडस्ट्री वगैरह ओपन कर रखी है वहां से, जैसे आपने कल ही माइनर मिनरल भी पढ़ा था ना, उसमें लोकल इकोनॉमी बूस्ट करती है, स्टेट पूरा चेक रखती है, पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी तो रोल में आ जाती है। तो जैसे ही टैक्स इंपोज करा गया, मतलब आपके पास ग्रांट्स आएंगे, पैसा आएगा, तो कमाना भी तो जरूरी है, तो कमाने का भी जरिया रहता है। पर मेनली यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूशन देखते हो, दैट इज फिस्कल फेडरलिज्म, कि जो पैसा है इसको डिवाइड कैसे करा गया। अब ये तो आगे इसका बेसलाइन जो आपको पता होना चाहिए इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले। अब जो आगे जितना भी आप देखोगे उसमें टेन्योर वगैरह देखना है आपने कि मेंबर का टेन्योर कितना रहता है। थोड़े बहुत पैसे लिखे होंगे, वो लाख करोड़ में होंगे, जिसे आपने बिल्कुल भी याद नहीं करना, पर हाँ आपको एक आइडिया होना चाहिए कि इसके आसपास का अमाउंट इस पर्टिकुलर एरिया में दिया गया था। प्लस फाइनेंस कमीशन जब भी अपने सजेशन देता है या रिपोर्ट प्रोवाइड करता है तो उसमें नई नई एडिशन भी करता है। जैसे जीडीपी क्राइटेरिया पहले यूज नहीं करा जाता था, इस वाले कमीशन रिपोर्ट के अंदर आप देखोगे जीडीपी को भी एज अ क्राइटेरिया यूज करा गया। जब आप जीडीपी पढ़ते हो, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगर मैं बोलूं कि पॉपुलेशन ने जितनी भी प्रोडक्शन करी उसको जीडीपी आप बोलोगे विद इन द टेरिटरी, वो गलत आएगा। वो तो आएंगे, नहीं वो तो आएंगे ठीक है। तो पॉपुलेशन कीवर्ड नहीं होता, इसके लिए आप टेरिटरी देखते हो कि हमारी कंट्री की टेरिटरी कहां तक है, उसको आप इंक्लूड करोगे। पहले जीडीपी क्राइटेरिया नहीं इंक्लूड करा जा रहा था, इस बारी जीडीपी क्राइटेरिया भी यूज कर दिया गया है। रीजन क्या बताया?
कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहां पे प्रोडक्टिविटी ज्यादा निकल के आती है, तो उनको हम प्रायोरिटी भी देंगे, तो उनको और ज्यादा बूस्ट करवाने के लिए इंसेंटिव वगैरह दिए जाएंगे, पैसे का जो डेवोल्यूशन होगा थोड़ा सा ज्यादा होगा बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में, ताकि जो बाकी स्टेट्स हैं वो भी प्रोडक्टिविटी की तरफ जाए। वैसे ही आपकी फॉरेस्ट की डेंसिटी होती है, फॉरेस्ट की कैनोपी एक वर्ड आता है, फॉरेस्ट कैनोपी, जैसे ट्री कैनोपी, मतलब एक पेड़ के ऊपर आपको कितने एरिया तक वो पत्ते पत्ते दिखाई दे रहे हैं, वहां भी आप सिंगल ट्री की बात करते हो। वैसे एक आती है फॉरेस्ट कैनोपी, फॉरेस्ट कैनोपी में बहुत सारे पेड़ आपस में जुड़े होंगे, वो कैनोपी बहुत लार्ज एरिया तक इंक्लूडेड होगी। पहले वेरी डेंस फॉरेस्ट को भी यूज करते थे, मॉडरेटली जो डेंस होंगे उनको भी इंक्लूड करा जा रहा था, थोड़े कम है उनको भी इंक्लूड करा जा रहा था। इस बार एक नई एडिशन और हुई है, अगर ओपन फॉरेस्ट भी है। ओपन फॉरेस्ट का मतलब है आपको मिक्सचर दिखेगा, कुछ कुछ चंक्स में ट्रीज दिखेंगे, बीच में ग्रासलैंड आ जाएगा, दोबारा से ट्रीज दिखेंगे। इस बार इसको भी इंक्लूड करा है। अगेन इसकी क्या इंपॉर्टेंस थी, तो इकोलॉजिकल बूस्ट, आप इकोलॉजी अपने इकोसिस्टम को आगे इंप्रूव करने की ट्राई करें, तो उसके लिए भी इंसेंटिव ऐड करे गए हैं। तो जब ऐसे इंसेंटिव ऐड करे जाते हैं वो स्टेट्स को इनडायरेक्टली एनकरेजमेंट दे रहे होते हैं। पर यहाँ पे बोला गया कि एक प्रॉब्लम है, आपने इंक्लूड तो कर दिया कि एनकरेज करना है हमने स्टेट्स को, वो अपने इकोसिस्टम को मेंटेन करके रखें, पर वहीं पे कुछ ग्रीन क्रेडिट फ्रेमवर्क भी चल रखे होते हैं, जिसमें आप जब भी अपनी इंडस्ट्री ओपन करते हो आपको बस दिखाना होता है कि हमने इकोसिस्टम को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके रखा। बेशक आपने पेड़ कट करे होंगे उसके लिए, पर आप दिखा दोगे कि हम सस्टेनेबल तरीके से चल रहे हैं। और यहीं से एक टर्म और आती है जो आपने याद कर लेनी है, उसको बार बार सुनने की जरूरत नहीं है, दैट इज ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग का क्या रिप्रेजेंटेशन है, सुन के लगेगा कि पेड़ों की कटाई कर दी। यहाँ पे ग्रीन वॉशिंग का मतलब होता है आपने प्रैक्टिसेस पीछे एक्सप्लॉइटेटिव ही करी, पर आपने उसे इस तरह से दिखा दिया कि हमने सस्टेनेबल प्रोसेस ही करी थी, मतलब हमने सब चीजों को ध्यान में रखा कि हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। चलो वो ड्रॉबैक आ गया, पर ये मेन सी चीजें हैं जो आप इस फिस्कल फेडरलिज्म 16 फाइनेंस कमीशन के अंदर पढ़ोगे। ग्रीन वॉशिंग आपने की नहीं सस्टेनेबल प्रैक्टिस, पर आपने दिखा दिया, वो फिर बैक एंड पे सारी करप्ट प्रैक्टिसेस ही चलती हैं, कैसे दिखाया होगा, वो बॉन्ड कैसे उनको इश्यू हुआ, वो वहां से ही पता लगता है। फिर अब ये डिटेल में देखना है, जो मैंने शुरू में बोला, अब इसको थोड़ा सा आपने एक स्ट्रक्चर्ड वे में देखना है। वैसे फाइनेंस कमीशन जैसे आपके हरियाणा के पेपर में आया था कि आर्टिकल 280 किसके साथ डील करता है, तो बिल्कुल ही सीधा सा क्वेश्चन आ गया कि फाइनेंस कमीशन के साथ डील करता है। वैसे कुछ आर्टिकल होते हैं जो पंचायत म्यूनिसिपैलिटी के भी आपको पता होने चाहिए। और यहाँ पे हम फिस्कल फेडरलिज्म की जब बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जो पैसे के साथ लेना देना होगा पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी का, सिर्फ उसका आर्टिकल देखेंगे, ठीक है। और जैसे टेन्योर के ऊपर सवाल आ जाते हैं, एक स्टेटमेंट आपको आ सकती है कि कितने मेंबर इसमें वर्किंग होते हैं, या फिर शायद उनकी क्वालिफिकेशन आ जाए, कौन सी एक्ट के जरिए वो क्वालिफाइड होते हैं कि ये मेंबर बन सकते हैं इस फाइनेंस कमीशन का, क्या ये अपॉइंट होते हैं या नहीं होते हैं। कई जगह पे आपने देखा दोबारा से अपॉइंटमेंट नहीं होती है, पर फाइनेंस कमीशन के जो मेंबर्स आप देखोगे उनकी रीअपॉइंटमेंट होती है। और कितना गैप होना चाहिए, तो बोला गया है वैसे तो 5 साल का होना चाहिए हर एक कमीशन रिपोर्ट के बीच में, पर अगर जरूरत पड़े तो जल्दी भी करा जा सकता है, या कोई ऐसा सर्कमस्टांस आ जाता है जिसमें डिले करना पड़े तो ऐसा भी हो सकता है। तो वो फिक्स नहीं है कि 5 साल का ही है, उसमें थोड़ी थोड़ी एडिशंस कर रखी है। चलो जी, अब देख लेते हैं यूनियन गवर्नमेंट ने जो रिकमेंडेशन दी है 16th फाइनेंस कमीशन ने, उसको अलाउ कर दिया है। और फाइनेंस कमीशन की अगर बात करें तो ये कौन सा एडिशन है इस बारी, 16th है, याद रखना। काफी सारी सिमिलैरिटी आपको 15th कमीशन के साथ देखेंगे, वो हम एक टेबल के ऊपर कंपेयर कर लेंगे कि क्या क्या चीजें सिमिलर हैं। अब आ जाओ सबसे पहले आर्टिकल नंबर 280, ये मंडेट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि वो फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करे हर 5 साल के अंदर। मतलब प्रेसिडेंट ही बोलेंगे कि अब फाइनेंस कमीशन बनाने का टाइम आ चुका है, तो हर 5 साल के गैप पे ये करा जाएगा। और अर्लियर भी हो सकता है, जल्दी भी हो सकता है, अगर आपको जरूरत लगे तो। वैसे 5 साल का गैप आएगा। और इसमें जो कमीशन में मेंबर्स होंगे, एक तो चेयरपर्सन आ जाएंगे और 4 अदर मेंबर्स भी होते हैं जो उन चेयरपर्सन को यहाँ पे सपोर्ट करेंगे। अब जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, इनको एम्पावरमेंट प्रोवाइड करी गई है कि जब भी ये मोड ऑफ सिलेक्शन चले कि कौन चेयरपर्सन बनेगा या कौन मेंबर बनेगा, वो भी चेक रखेंगे। प्रेसिडेंट का तो मेन काम सिग्नेचर वाला ही रहता है, साथ में काम कौन कर रही होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और उसमें भी जो रूल मेकिंग है तो पार्लियामेंट वर्ड यूज कर लेंगे आप। तो ये क्वालिफिकेशन के हिसाब से मेंबर्स को सिलेक्ट करेंगे। आर्टिकल नंबर 280 क्लॉज 3 ये बताता है कि जितनी भी टैक्सेस की नेट प्रोसीडिंग है उसको डिस्ट्रीब्यूट करा जाए। जो तब से हम पढ़ रहे हैं फिस्कल फेडरलिज्म, यानी कि सेंटर पैसा देगा किसको, स्टेट को, तो ये उसी के बारे में बात कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस का बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। और जो शेयर्स होंगे वो स्टेट्स में भी बंटेंगे। फिर जैसे मैंने शुरू में बोला 100 रुपीज से 41 दे दिए गए स्टेट्स को, पर ये हुई वर्टिकल डेवोल्यूशन। आपने टोटल अमाउंट बताया कि 41 रुपया जाएगा इस बार स्टेट को, पर आगे क्या बोल रहा है कि स्टेट्स के बीच में भी एलोकेशन करनी पड़ेगी। वही 41 रुपीज
बाकी सब में भी बंटेगा। मतलब जैसे यूपी के बोले 10 रुपए गए, वैसे बिहार का गया 9 रुपया चला गया, तो उस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करी जाएगी उसी की। और उसको क्या बोल दिया, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, मतलब अमंग द स्टेट्स आप उसको पैसे को डिवाइड करोगे। और पैसा किस बेसिस के ऊपर डिवाइड होता है, तो जैसे कई स्टेट्स हैं हमारी जिन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा हेल्प करी, तो उनको एक इंसेंटिव प्रोवाइड करा जाएगा। वैसे ही कई स्टेट्स आप देखोगे ड्यू टू हाई पॉपुलेशन उन पॉवर्टी में चली गई हैं, या शायद उतनी प्रोडक्टिविटी वो नहीं बना पा रहे हैं, तो उनको भी ग्रांट्स प्रोवाइड करी जाएंगी। तो बड़े सारे क्राइटेरिया होते हैं जिनके ऊपर फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट लेके आता है। इसके बाद पैसा कहां से आएगा, ये ग्रांट इन एड वगैरह कहां से जाएगी, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसका मेंशन है आर्टिकल नंबर 266 कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और उसके बाद बोला कि अब जो स्टेट के रिसोर्सेज होंगे वो फर्दर पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी उनको भी एलोकेट करे जाएंगे, क्योंकि जब 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नहीं आया था तो बाकी स्टेट्स के अंदर जब भी पंचायत को पैसा वगैरह दिया जाता था तो वो स्टेट स्पेसिफिक था। पहले रिकमेंडेशन के बेसिस पे आती थी, जैसे अशोक मेहता कमेटी वगैरह बनी थी, उनकी कुछ रिकमेंडेशन थी, तो कई स्टेट्स ने पहले पंचायत को बनाना शुरू कर दिया था। पर वो जो अमेंडमेंट करी गई वो जाके 1992 में हुई थी। तो उसके बाद क्या बोला गया, जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज हैं उनको भी स्टेट हेल्प आउट करेगा उस रिसोर्स एलोकेशन में। और कोई भी मैटर होगा जो प्रेसिडेंट रेफर करेंगे इन इंटरेस्ट ऑफ द साउंड पब्लिक फाइनेंस, मतलब अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर यहाँ पे पूरी तरह से करा जाएगा जो भी पैसा डिस्ट्रीब्यूट करा। तभी तो न्यूज़पेपर के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, या अभी ने उसको पब्लिश कर दिया कि इतना इतना पैसा इस सेक्टर के अंदर गया हुआ है। देन आते हैं जितने भी 5 मेंबर ये टोटल की बात कर रहे हैं, एक चेयरपर्सन आगे और 4 बाकी के मेंबर्स आगे जो चेयरपर्सन को हेल्प आउट करेंगे। ये कहां से पावर मिलती है कि क्वालिफिकेशन उनकी देखी जाएगी। अब सारा कुछ तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं होता, कुछ स्टैट्यूटरी लॉज आपको लेके आने पड़ते हैं। तो वैसे ही एक एक्ट है दैट इज फाइनेंस कमीशन मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1951, और इसकी जो बैकिंग है वो कहां से आती है, तो आर्टिकल नंबर 280 क्लॉज 1 से। 280 के अंदर ही पढ़ा ना फाइनेंस कमीशन, तो उसी के क्लॉज 1 में लिखा है कि जो फाइनेंस कमीशन है उसके अंदर कौन कौन मेंबर बैठेंगे, वो इस एक्ट को एक बार रेफर करें। इस एक्ट के अंदर हमने पूरी क्वालिफिकेशन बता दी है। इसके अंदर क्वालिफिकेशन है, ऑफिस का टर्म कितना रहेगा, कंडीशन क्या क्या है सर्विसेज की जो फाइनेंस कमीशन के अंदर मेंबर्स होंगे, जो हम आगे देखने वाले हैं, ये ओवरव्यू दे दिया। बाकी प्रेसिडेंट की पावर रहेगी रेफरेंस की, वो रेफरेंस डाल सकते हैं। और साथ में वो ये भी देखेंगे कि एडिशनल फिस्कल मैटर के ऊपर अगर किसी की और हमें सुझाव वगैरह चाहिए तो वो भी इंक्लूड करा जा सकता है। मतलब जरूरी नहीं है यही 4-5 मेंबर्स रहेंगे, हेल्प भी ली जा सकती है। तो एक्सप्लिसिटली ये मेंशन करा हुआ है, लिखा हुआ है वहां पे। पर मेन से किसकी रहती है, अगेन आगे चल के वो जो 5 मेंबर रहेंगे, 1 चेयरपर्सन आ जाएंगे और बाकी के 4 मेंबर्स आ जाएंगे। तो नंबर 1 क्वालिफिकेशन, जो चेयरपर्सन होंगे उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एटलीस्ट पब्लिक अफेयर्स का। एक तो बोल दिया कॉम्प्रिहेंसिव है, अगेन शुरू में लिख दिया ना कि प्रेसिडेंट की रेफरेंस रहेगी वहां पे, कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट उनको चाहिए तो वो भी वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चेयरपर्सन के लिए क्या बोला, जो पर्सन है वो एक्सपीरियंस वाले होने चाहिए पब्लिक अफेयर्स में। और जो बाकी के 4 मेंबर्स होंगे वो पर्सन कौन कौन आएंगे, अब उनके लिए ये फर्दर क्राइटेरिया दे रखा है कि ये जजेस होने चाहिए या पहले थे किसके, हाई कोर्ट के, हो भी सकते हैं या पहले होने चाहिए थे। तो अगर ये एलिजिबल हैं इन दोनों कैटेगरीज के अंदर तो उनको फाइनेंस जो कमीशन है उसका मेंबर बनाया जा सकता है। ये बाकी के जो मेंबर्स हैं उनके बारे में बात करी जा रही है। अब यहाँ पे जजेस की एडिशन होगी तो यहीं से आपको कोजाए जुडिशियल और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये दिखाई देगी, क्योंकि जज का भी रोल आ गया ना, तो ये चेक भी रखेंगे पूरा कि वो जो ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, वो पूरी सस्टेन होनी चाहिए। कोजाए जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सरकार यहाँ पे अलाउड है, तभी तो मिसलेनियस एक्ट है बनाया हुआ कि इसमें जो लिखा हुआ है उसी के हिसाब से आपने मेंबर्स को अपॉइंट करना है। अब जरूरी नहीं यही होने चाहिए, आगे भी दिए ऑप्शन, ऐसा नहीं है एक ही ऑप्शन है। इसको तभी मैंने पहले बता दिया आपको, इसको बोला ही क्या है, कोजाए जुडिशियल और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्यों बोल दिया, आर्टिकल नंबर 280 से आप देखते आ रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है। कोजाए जुडिशियल क्यों बोल दिया, क्योंकि मेंबर्स को एक ऑटोनॉमी यहां से मिल रखी है, तो कोजाए जुडिशियल। उसके बाद स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए फाइनेंस या अकाउंट्स का, कि गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, कंसोलिडेटेड ऑफ फंड ऑफ इंडिया में कितना पैसा किस एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसे वो एलोकेट करा जाता है, तो उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। वाइड एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंशियल मैटर्स और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, मतलब ये कहीं ना कहीं आपके आईएएस ऑफिसर भी आ जाएंगे यहाँ पे, आईआरएस वाले भी आ जाएंगे, कोई भी ऑफिसर हो सकता है। उसके बाद स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स को भी एक इम्पोर्टेंस यहाँ पे दे रखी है। तो एक आपका पेपर और होता है जो सिर्फ इकोनॉमी वाले ही देते हैं, आईईएस वाला, इकोनॉमिक्स सर्विसेज वाला जो आता है, तो एक स्पेशल नॉलेज इकोनॉमिक्स की होनी चाहिए। तो इन 4-5 क्राइटेरियाज को देख के ही मेंबर्स यहाँ पे सेलेक्ट करे जाते हैं फाइनेंस कमीशन के लिए। और नोट रखना कि
एलिजिबल ये दोबारा से हैं अपॉइंटमेंट के लिए, तो रीअपॉइंटमेंट इन मेंबर्स की हो सकती है। ऐसा नहीं है कि एक बार ही आ गए तो दोबारा नहीं आएंगे, रीअपॉइंटमेंट हो सकती है। ओके, नेक्स्ट ये आगे आपके कमीशंस जो भी फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है। बस आपने एक नाम याद रख लेना है, इस बारी चेयरपर्सन कौन है, तो अरविंद, बस इतना भी याद रह जाएगा, तो इस बारी अरविंद है। कई बार एक स्टेटमेंट आ जाती है प्री वगैरह के पेपर में ऐसी कि रिसेंटली जो 16th फाइनेंस कमीशन आया था चेयर्ड बाय, अभी 23 का ही पेपर उठाओगे मेरे ख्याल से, तो उसमें भी कुछ ऐसा ही आया था, चेयरपर्सन ओरिएंटेड, नाम पूछ लिया था डायरेक्ट। स्टेट वगैरह में ज्यादा रहती है पॉसिबिलिटी, यूपीएससी फिर भी थोड़ा इग्नोर ही करता है। 5 साल का टेन्योर तो है, पर पहले भी बन सकता है अगर जरूरत पड़े दोबारा से, पर ज्यादातर आप देखोगे 5 साल का ही गैप आपको दिखाई देगा। जैसे 15th फाइनेंस कमीशन आया था, ये 2020 से लेके 2026 के लिए था, 5 साल। देन उसके बाद 16th फाइनेंस कमीशन आया, 2026 से लेके 2031 के लिए, जो अभी वाला है, जिसमें 41% डेवोल्यूशन करी गई है स्टेट के। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट को सबमिट करा क्या नहीं, इसका थोड़ा पर्पज अलग है। जो प्लानिंग कमीशन था, जो एक्सपायर हो चुका है, जब उसका 12th एडिशन चला था, उसमें टारगेट रखती थी सरकार, वो सरकार का था। ये सरकार को बता रहे हैं अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट तरीके से, तो दोनों डिफरेंट है, अपने में ही डिफरेंट है। अब आता है आर्टिकल नंबर 281। 280 आपने देख लिया, 280 क्लॉज 1 देख लिया, जहां पे वो मैंडेट आती है फ्रॉम द एक्ट, जो स्टैट्यूटरी एक्ट आपने देखा। अब यहाँ पे आर्टिकल नंबर 21 के अंदर क्या बोला कि प्रेसिडेंट क्या करेंगे, जो फाइनेंस कमीशन ने रिपोर्ट बनाई है उसको हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के अंदर रख देंगे। जो दोनों हाउसेस है वहां पे एक एक जो कॉपी होगी वो रख दी जाएगी कि आप एक बार इसको एनालाइज कर लो कि कोई चेंजेस हैं तो आप सजेशन दे सकते हो। इसके बाद एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम होगा। एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम नाम से पता लग रहा है, एक पर्चा होगा अगेन, उसके ऊपर डीप एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। आर्टिकल नंबर 270 ये बोलता है कि यूनियन टैक्स को स्टेट के साथ शेयर करना पड़ेगा, ये 270 से मैंडेट आ गया। बाकी फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन देता है कि कैसे डिविजिबल पूल बनाया जाएगा। डिविजिबल मतलब कैसे पैसे को डिवाइड करा जाएगा, तो ये पूल कैसे बनेगा। आर्टिकल 275 के अंदर ग्रांट इन एड के बारे में मेंशन करा है टू स्टेट। ये पार्लियामेंट को ऑथराइज करता है कि आपने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उनको पैसा देना है। वहां पे भी पहले अप्रोप्रिएशन बिल आता है, फिर जब वो पास हो जाता है तो पैसे की एलोकेशन कर दी जाती है। तो 275 के अंदर ग्रांट इन एड किसको दी जाएगी, स्टेट्स को। और कहां से दी जाएगी, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का मेंशन है आर्टिकल नंबर 266 कि जो भी पैसा होगा वो यहीं से निकलेगा। उसके बाद आर्टिकल 243H एंड 24310 एक्स भी बोल सकते हो, यहाँ पे 10 मत बोलना, इसको एक्स ही बोलना, क्योंकि ये ABCD की फॉर्म में लिखा है, रोमन्स नहीं है ये। तो ये लोकल बॉडीज की फाइनेंसिंग की बात कर रहे हैं। आपने सेंटर टू स्टेट तो देख लिया, अब लोकल बॉडीज भी आगे आएंगी। तो यहाँ पे जो पैसे का लेन देन है, आर्टिकल नंबर 243H पंचायत और 243X म्यूनिसिपैलिटीज, तो इनको भी ये टैक्स भी लिवाई करेंगे, प्लस इनको रिटर्न में ग्रांट्स भी यहाँ पे आएंगी। तो ये सिर्फ लोकल बॉडीज के साथ रिलेटेड है। और वैसे भी आर्टिकल 243 के पास जब आप पहुंचते हो, आप लोकल बॉडीज के साथ ही डील करते हो, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी। पहले पंचायत आती है, फिर म्यूनिसिपैलिटीज आती हैं, फिर आप थोड़ा कोऑपरेटिव्स वगैरह की तरफ को जाते हो। तो यहाँ पे मेनली हम पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी की बात कर रहे हैं। इसके बाद कोर मैंडेट ऑफ द फाइनेंस कमीशन, क्या क्या चीजें बोली हैं कि इनको हमने इंक्लूड करना ही करना है। नंबर 1 तो आ गया वर्टिकल डेवोल्यूशन। वर्टिकल डेवोल्यूशन क्या बोलता है कि स्टेट का शेयर कितना रहेगा यूनियन के शेयर में से। जैसे 100 में से 41 रुपीज की हम बात कर रहे थे, तो 100% है यहाँ पे कि सारा पैसा अगर सेंटर के पास है तो डेवोल्यूशन में कितना जाएगा स्टेट के पास, 41%। ये हुई वर्टिकल डेवोल्यूशन। और ये उतना ही है जितना आपके 15th फाइनेंस कमीशन में था, उसमें चेंजेस नहीं करे गए। हाँ, ये 41 टोटल है। हाँ, जैसे 100 रुपया बोला तो ये 41 टोटल बता दिया, ये स्टेट्स को जाएगा। उसके बाद ये 41 डिस्ट्रीब्यूट होगा बाकी की स्टेट्स में, सभी स्टेट्स में, अमंग स्टेट्स। अब 41 रुपीज है टोटल, इसी का शेयर जाएगा। जैसे यूपी का एग्जाम्पल दिया 10 रुपए आगे, बिहार का एग्जाम्पल दिया 9 रुपए आगे, वैसे पंजाब का एग्जाम्पल लिया 8 रुपए आगे, तो ये 41 रुपए बंटेंगे अब सब में। ठीक है, तो ये वाला जो केस है इसको बोला वर्टिकल डेवोल्यूशन, और ये वाला जो केस है ये आ गई हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन। सेम आपने रिजर्वेशन में भी तो पढ़ा था, जब रिजर्वेशन आप पढ़ते हो तो उसमें भी वर्टिकल रिजर्वेशन आती है और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आती है। वर्टिकल रिजर्वेशन में क्या था, मान लो कोई पेपर निकला, अब बताओ मुझे वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होगी। ऐसे तो है नहीं कि सबको ओपन बोल दिया कि कोई यहाँ पे CDS वगैरह को अगर साइडलाइन कर दे, बाकी पेपर में रिजर्वेशन है। जैसे आप पढ़ते हो ना कि SC है, ST है, OBC है, EWS है, तो इनको कितनी कितनी सीट्स दी जाएगी परसेंटेज में, और जनरल कैटेगरी आ गई, वो आ गई आपकी वर्टिकल रिजर्वेशन। अब जो मान लो SC वाली कैटेगरी है उसमें भी फीमेल को कितनी दी गई, डिसेबल्स को कितनी दी, दैट इज हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। वैसे यहाँ पे वर्टिकल जो आपका डेवोल्यूशन है, पैसा सेंटर से जब गया स्टेट के पास, वर्टिकल सीधी लाइन बनी, आपने पावर के हिसाब से इसको पढ़ा। फिर अमंग स्टेट्स, सारी स्टेट्स को बराबर रखा जाएगा। फिर क्राइटेरिया यूज होगा,
प्रोडक्टिविटी देखी जाएगी, पॉपुलेशन देखी जाएगी, हर एक क्राइटेरिया देखा जाएगा, फिर अमंग स्टेट वही पैसा डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। तो ये 41 सभी स्टेट्स के बीच में यहाँ पे पैसे दिए जाएंगे। ये बनेगी आपकी फिर हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन। और वही यहाँ पे लिखा कि जो 15th फाइनेंस कमीशन का था 41%, वही इस बार भी रखा गया, मतलब कॉन्टिन्यूटी है इस पर भी। एंड हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन ये क्या बोलता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर अमंग स्टेट। वही पैसा फिर स्टेट्स के बीच में डिवाइड कर दिया जाएगा, जो वर्टिकल डेवोल्यूशन में सेंटर ने बोला था स्टेट्स को देने के लिए। और जो फाइनेंसिंग मैकेनिज्म है, इसको फंड डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में भी दिया जाता है। और याद रखना इसमें सेस और सरचार्ज इनको एक्सक्लूड करा हुआ है। सेस और सरचार्ज की जब बात करेंगे, बाद में पूछती हूँ। सेस एंड सरचार्ज, अरमान और वासु को लास्ट में पूछती हूँ, दोनों ऐसे घूमे हंसे, ये बाद में पूछूंगी। सेस और सरचार्ज, सरचार्ज का मतलब टैक्स ऑन टैक्स, ये तो पिछला सारा टैक्स इंक्लूड कर लिया इन्होंने। जब सरचार्ज की बात आएगी टैक्स ऑन टैक्स, और इसमें पर्पस डिफाइंड नहीं होता। सेस के केस में 4% बोला, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर आपका ये वाला पैसा हम यूज करेंगे, जो कि फिक्स है। पर्पस आपको बता दिया, पूरी तरह से लिख के दे दिया। तो ये जो सेस वाली फॉर्म है ये 4% अभी के लिए चल रही है, तो उसमें बता दिए। याद रखना फाइनेंस कमीशन के अंदर जो डिविजिबल पूल के बारे में बात करी, उसमें सेस और सरचार्ज को इंक्लूड नहीं किया गया, ये एक्सक्लूडेड है। इसके बाद ये आ गई हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन। किसी को ना समझ आया हो दोबारा से देख लो। 100 रुपया था, स्टेट को कितना दे दिया? 41, बन गया वर्टिकल डेवोल्यूशन। अब यही 41 क्या किया जाएगा? बाकी सभी स्टेट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। 41 रुपीज को ही सारी स्टेट्स में दे दिया। तो ये वाला एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे स्टेट का शेयर। 14th कमीशन में एकदम से स्पाइक आई थी शेयर की। पहले देखो यहाँ पे 32% था, पहले 30% था, 29 था, 29% था। पर जब आप 14th कमीशन फाइनेंस कमीशन देखोगे, हिस्टोरिकली ये सबसे हाई गया था, दैट इज 42%। और 15th कमीशन अगर देखोगे तो वहां पे भी कितना था? 41%। और 41% क्यों हुआ था? 1% क्यों यहाँ पे रिड्यूस कर गया? तो 15th फाइनेंस कमीशन की बात कर रहा है। ईयर कौन सा चल रहा है? 2019 के टाइम पे ये सबमिट हुई होगी, 20 आ गया, 21, 22, 23, 24, 25, और अभी तो 26 में ये वाला चलेगा, जो 26 से लेके 31 तक है, दैट इज 16th फाइनेंस कमीशन। 1% जो था वो जम्मू एंड कश्मीर और यूटी ऑफ लद्दाख को शिफ्ट कर दिया गया था। तो इसी वजह से यहाँ पे 40% है, ये 41% करा था। मतलब ये भी था सेम, पर वो आपको याद होगा आर्टिकल नंबर 370 का रेवोकेशन करा गया। अल्टीमेटली आपका आर्टिकल 35 ये भी रेवोकेट हो जाता है। तो उसी के तहत जो 1% पैसा था वो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूटी, जो हमारी यूटी फॉर्म हुई थी जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया से, तो उनको शिफ्ट कर दिया गया था 1%। ठीक है, तो ये स्टेट्स का कितना आ गया फिर? 41%। इसके बाद क्राइटेरिया क्या क्या यूज करा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1 तो इनकम का डिस्टेंस। सबसे पहले तो इक्विटी प्रमोट करने की ट्राई करी जाती है। अब देखो, एक तरफ मैंने शुरू में ही बोला कि जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल करा उनको भी इंसेंटिव, और दूसरी तरफ बोला कि पॉपुलेशन हाई होने की वजह से वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा हो गया, जो प्रोडक्टिविटी है उतनी नहीं है, पॉवर्टी इंक्रीज कर रही है, तो इक्विटी भी इंश्योर करी जाती है। इक्विटी मतलब वहां पे ज्यादा जरूरतमंद है, आप पहले वल्नरेबल एरियाज को भी देखोगे, तो दोनों में बैलेंस एक क्रिएट करने की ट्राई करी जाती है। तो पहला तो इक्विटी प्रमोट करनी है। इक्विटी वही कि 3 लोग थे, तीनों की हाइट, एक की बहुत ही कम थी, एक की ज्यादा थी, उसको भी छोड़ो, ये मैं बॉक्सेस बना देती हूँ। स्टेडियम वाला एग्जाम्पल इसमें बहुत पॉपुलर है। जैसे इसके ऊपर भी एक पर्सन खड़ा हुआ है, यहाँ पे भी खड़ा है, यहाँ पे भी खड़ा है। इक्विटी क्या बोलता है कि इनको डब्बे की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इनकी हाइट ऑलरेडी बहुत ज्यादा थी, तो आपको इनको डब्बा देने की जरूरत नहीं थी। बेटर था कि ये जो सबसे वल्नरेबल था, जो डॉग था, जिसकी हाइट बहुत ही कम थी, वो इसे एक डब्बे के साथ भी कुछ नहीं देख पा रहा है आगे, तो उसको ये डब्बा दे दिया जाता। तो वैसे ही 100 रुपया है, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है। पहले जो सबसे ज्यादा जरूरत वाला है, जिसको सबसे ज्यादा नीड है, उसको वो पैसा दे दिया जाए। रिच को पैसा देने की जरूरत नहीं है, उसको थोड़ी इंसेंटिव चाहिए, उसको तो बस उतने से इंसेंटिव चाहिए। जैसे ग्रीन वॉशिंग का एग्जाम्पल पढ़ लिया हमने शुरू में, बॉन्ड वगैरह आगे, कि हमारे लिए भी तो कुछ एफर्ट डालिए कि हम कैसे अपनी इंडस्ट्री को और ज्यादा एक्सपांड कर सकते हैं। और ऊपर से इंजन की तरह एक्ट करते हैं वो, हमारी जो ग्रोथ है। जैसे दिल्ली में बोलता है ट्रिपल इंजन की सरकार है, पहले डबल इंजन था, अभी ट्रिपल इंजन है, पर कूड़े के पहाड़ सेम ही है। मतलब वैसे बोल रही हूँ मैं, वैसे ही जो हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलते हैं, वो भी तो इंजन की तरह एक्ट करते हैं फॉर द कंट्री। पॉपुलेशन, ये डेमोग्राफिक वेट को दिखाता है। डेमोग्राफी वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दोनों डायरेक्शन से बता दिया, ये अच्छा भी है और कहीं ना कहीं बुरा भी है। ये जो बाकी की स्टेट जिन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल करा, और पैसा अगर उनको ज्यादा चला जाए इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी, की पहले ये वल्नरेबल है, इनको पैसा देना है, ये डिस्करेज भी करता है उन फिर पॉलिसीज को। देन तीसरा आता है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, इंसेंटिव दिए जाएंगे जिन्होंने पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करवाया। देन एरिया कंपनसेट्स लार्ज स्टेट्स। अब यहाँ पे कई स्टेट हमारी लार्ज भी हैं, कहीं छोटी भी हैं, तो अभी से बात है पैसा बराबर नहीं दिया जा सकता।
स्टेट का एरिया ज्यादा है तो वहां पे पैसे का एलोकेशन भी ज्यादा दिखेगा आपको। फॉरेस्ट रिवार्ड्स इकोलॉजिकल सर्विसेज, जिन्होंने इकोसिस्टम को कंजर्वेशन एफर्ट डाल के प्रमोट करने की ट्राई करी, उनको भी कुछ ना कुछ इंसेंटिव यहाँ पे दिए जाएंगे। कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, और इसके ब्रैकेट में लिखा है न्यू। 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट जब आप देखेंगे उसमें ये कोई एडिशन नहीं थी जीडीपी एज अ क्राइटेरिया। अब बोला कि जो ज्यादा प्रोडक्टिव स्टेट है उनको भी हमने एनकरेजमेंट देनी है, तो जीडीपी को भी एक नया क्राइटेरिया इंक्लूड कर दिया गया है। तो जो प्रोडक्टिव स्टेट जो जीडीपी में कहीं ना कहीं अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं उनको एक इंसेंटिव यहाँ पे मिलेगा। अब जीडीपी को क्यों एज अ क्राइटेरिया करा, तो बोला कि जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर स्टेट्स हैं उनको और ज्यादा एक एनकरेजमेंट हमने प्रोवाइड करनी है, तो इसको जीडीपी एज अ क्राइटेरिया को भी इंक्लूड कर दिया गया है। और स्टेट के शेयर में कोई ड्रास्टिक शिफ्ट भी नहीं करा गया, मतलब वो जो 41% है ना, जो 15th फाइनेंस कमीशन है लगभग उतना ही है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे आपको परसेंटेज में वेरिएशन मिलेगी। एंड डिसकंटिन्यूअस ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स, इसको साइड में कर दो अभी के लिए। इकोनॉमी में हो गया आपका फिस्कल डेफिसिट, बस याद कर दो अभी के लिए, पहले इसको इंक्लूड करा जाता था, अब ये भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। एंड उसके बाद कोई रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स यहाँ पे रेकमेंड इस बार नहीं करी गई हैं। सेक्टर स्पेसिफिक या स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स भी इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि आपने उन सभी का ओवरऑल एक ही टर्म यूज कर लिया, दैट इज जीडीपी। अब उसी को क्राइटेरिया बना दिया, तो जो आप डेफिसिट्स वगैरह पढ़ते हो इनके ऊपर कोई प्रेफरेंस इस बार ही नहीं दी गई फाइनेंस कमीशन। पूरी जीडीपी लिखा है ना, अगर स्टेट की बात होती तो जीएसटीपी की बात कर रहे होते, सारा जीएसटीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उन सबको आप जब समअप कर लेते हो उसी से तो फिर जीडीपी आप देख पाते हो। पहले आप सेक्टर्स को ही देखते हो ना, पहले ये सेक्टर स्पेसिफिक हुआ करता था, पर अब आपने किसको मेन प्रायोरिटी दे दी है, ओवरऑल प्रोडक्शन को, जो टेरिटरी के अंदर चल रही है। तो ये सारी चीजों को आप डिसकंटिन्यू ही कर दिया। इस बार फाइनेंस कमीशन के अंदर कोई रिकमेंडेशन इनसे रिलेटेड नहीं दी गई। तो ये क्या दिखा रहा है हमें कि जो फिस्कल डिसिप्लिन है वो मेंटेन रहे, और जो डिपेंडेंसी रहती है बाकी चीजों के ऊपर कि एक सेक्टर में कौन सी स्टेट ज्यादा ग्रो कर रही है, वो काम भी बढ़ाता है, तो वो चीज भी इग्नोर करी जाएगी। मेन जो फोकस करा जाएगा अब जीडीपी पे करा जाएगा। डायरेक्शनल वेट टू इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्गर स्टेट, मतलब जो स्ट्रॉन्गर स्टेट है जहां पे प्रोडक्टिविटी इंडस्ट्री का सेटअप ठीक ठाक हो रखा है, जहां जिस भी स्टेट के अंदर इंडस्ट्री ज्यादा होंगी, मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होगी, इंप्लॉयमेंट भी तो वो लीड कर रहे हैं, तो बोला गया कि उनको भी हम प्रायोरिटी देंगे। अब पहले ज्यादा फोकस उसी पॉपुलेशन पे किया जाता था, यहाँ पे देखो ध्यान से सेक्टर स्पेसिफिक लिखा है। सेक्टर स्पेसिफिक का मतलब हो गया आप एग्रीकल्चर को अलग से देखोगे, आप इंडस्ट्री वाले सेक्टर को अलग से देखोगे, आईटी सर्विसेज को अलग से देखोगे। इन्होंने बोला मर्ज ही कर देते हैं, जीडीपी को ही देख लेते हैं, उसके अंदर गुड्स भी आ जाएंगी, सर्विसेज भी आ जाएंगी, कि विद इन द टेरिटरी हमारी कंट्री के कितनी प्रोड्यूस करी गई, तो वो सेक्टर स्पेसिफिक बचा ही नहीं। और ये जो बोल रहा है कि डायरेक्शनल वेट टू इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्गर स्टेट्स, मतलब वो जो वेटेज है वो थोड़ी सी इंक्रीज करेगी उन स्टेट्स की जहां पे प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, मतलब जो जिनका जीएसटीपी प्रोडक्शन की वजह से ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। अब एग्रीकल्चर का भी एक सेगमेंट आपका प्रोडक्शन में काउंट करा जाता है, जैसे आपने पहले आटा वगैरह बनाया तो आटे का भी फर्दर ब्रेड बनता है ना, तो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी तीनों ही मार्केट्स में वो भी काउंट होता चलता है। तो ये ध्यान रखना, बोला कि जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर स्टेट्स है, जो ना सिर्फ अपनी स्टेट के लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे रही है, पर आसपास के लोग भी वहां पे आ रहे हैं काम करने के पर्पज से, उनको एनकरेजमेंट दी जाएगी। तो जीडीपी को अब मेन क्राइटेरिया यूज करा जाएगा। देन आता है इकोलॉजिकल फेडरलिज्म। इकोलॉजिकल फेडरलिज्म मतलब ऐसी स्टेट जो अपने इकोसिस्टम को मेंटेन करने में भी हेल्प कर रही है। उन्होंने बेशक इंडस्ट्री बना रखी है, जैसे वो स्विट्जरलैंड वाली कल हमने बात करी थी, मिनी स्विट्जरलैंड, वहां पे मार्बल इंडस्ट्री है किशनगढ़ ऑफ राजस्थान में। तो उन पहले वो रोड साइड वगैरह में उसको डंप करते थे, जो मार्बल की स्लरी निकल के आती थी कटिंग एंड पॉलिशिंग के दौरान, तो रोड की साइड वो बड़ा भद्दा दिखता था। तो उन्होंने वो 312 एकड़ का जो एरिया था उसको मेंटेन करा, वहां पे छोटे छोटे पहाड़ बना दिए, वो पत्थर थे, मतलब जो मार्बल यूज नहीं हुआ उसका छोटा सा पहाड़ बनेगा। फिर वो स्लरी वहां पे फेंकनी शुरू करी। 312 एकड़ का एरिया है, ठीक ठाक बड़ा एरिया है, और पानी जो था अगेन नीला पानी आपको दिखेगा, पर कंटामिनेटेड है अगेन केमिकल, जो हजार्डस केमिकल है उनके साथ। तो वो चीजें नहीं यहाँ पे, वो तो करप्ट प्रैक्टिसेस आ गई। आपने अपनी गलती छुपाने के लिए एक नया मिनी स्विट्जरलैंड ही बना दिया। इंडिया में पता नहीं कि आप सारे चीजों को मिनी स्विट्जरलैंड बोल देते हैं अगर थोड़ा सा भी वो अच्छा दिखता है। हाँ, ग्रीन वॉशिंग आप बोल सकते हो, यस, ये आ गया वहां पे कनेक्टिविटी। ग्रीन वॉशिंग मतलब आपने बोला रोड की साइड में वो क्या कर रहा था, एनवायरमेंटल हैजर्ड्स डाल रहा था। आपने क्या किया, एक दूर जाके लैंड एरिया उठाया। अब ऐसा नहीं है कि वहां पे लोग नहीं रहते, बाकी बोलते हैं, इन्फ्लुएंसर बोलते हैं कि मस्ट विजिट स्पॉट है। एक ने बोला कि मजा ही आ गया कि बोलीविया में वो जो सॉल्ट फैन दिखते हैं, सलार दे यूनी बोला था जिनको, सॉल्ट के अंदर लिथियम उसमें डिपॉजिट रहता है। और एक ने बोला मेरे को अस्थमा हो गया। तो मतलब दोनों के अपने अपने एक्सपीरियंस थे, और इम्यूनिटी आजकल सभी की वैसे भी डिग्रेड कर रही है। तो जो लोकल है ना वहां के, वो मना करते हैं कि आगे मत जाओ, ये डेंजरस है, अभी अच्छा लगेगा देखने में, शायद बुरा भी हो सकता है। बड़ी सारी पॉपुलर मूवीज भी बनी है वहां पे। आपने जब घर में टाइल लगाई थी देखा था कैसे लग रही थी वो कटिंग करता है देखा है, व्हाइट कलर का एक वाटर निकलता रहता है, वो वेस्ट मटेरियल होता है। आपने साफ करा पूरे के पूरे टाइल को, वो जो वेस्ट मटेरियल है वो दैट इज स्लरी।
स्लरी कुछ नहीं है, वेस्ट मटेरियल है। अब जब सूखेगी तो वो सॉइल के पार्टिकल अलग अलग हो जाते हैं वहां से, और पानी वाला मटेरियल आपने एक जगह पे इकट्ठा कर लिया जो नीले रंग का दिखाई देता है, तो उससे साफ पानी कहाँ ही दिखेगा आपको? नहीं, वो कट चुका है, प्रोडक्ट आपके पास आ चुकी है, मार्बल रेडी हो चुका है, उसके बाद की स्लरी है वो, आउटपुट के टाइम में। देखो, ये तो इंडस्ट्रीज को बोला जाता है कि जब भी ऐसी स्लरी या वेस्ट निकला जाएगा तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको आपने कैसे कंट्रोल करना है, वही तो सस्टेनेबल मेथड है। पर बोला कि ग्रोथ करनी है कि इसको देखें, तो फटाफट से डिस्कार्ड का ही पहला ऑप्शन रहता है। ठीक है, यमुना का भी सेम चल रहा है, वो जो फोम है उसके एंड पॉइंट्स पे अब पिंक कलर आ रहा है, तो वो पिंक कलर कैसे आया? डाई डाई वाली जो इंडस्ट्रीज है आगे पीछे वहां पे सेटअप है ठीक ठाक, तो वहां से पता लग रहा है वो डाई को कोई प्रोसेसिंग नहीं कर रहे, वो सीधा ही कहाँ डाल रहे हैं? पानी के अंदर। तो वो फोम के साथ घूमते घूमते वो जो साइड में बैंकिंग एरिया है उस यमुना रिवर का, वहां पे डिपॉजिट कर रहा है। तो ये दिख रहा है कि इंडस्ट्रीज का जितना भी एफिलेंट निकल के आता है, वेस्ट निकल के आता है, वो नेचुरल रिसोर्सेज में डाल दिया जाता है। ओके, और इवन ये भी याद रखना, क्रिस्टलाइन सिलिका भी प्रेजेंट होता है, जो ये मार्बल की स्लरी होती है। और जितने भी लोग उन इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, लंबे अरसे तक जब काम करेंगे, आप जितने मर्जी मास्क लगा लो, सांस के साथ ना वो क्रिस्टलाइन सिलिका आपके लंग्स में जाता रहेगा, और वो जो एल्वियोलाई बैठा होता है वहां पे, उसमें डिपॉजिट कर जाता है। और छींक मार दोगे उससे निकल जाएगा, खांस लोगे उससे निकल जाएगा, नहीं, वो डिपॉजिट करता रहता है। तो जब किशनगढ़, वो मार्बल किशनगढ़ एसोसिएशन है, उनसे पूछा जाता है कि क्या क्या परमिशन की टाइमिंग है, सुबह 10 से लेके 5 बजे तक है, पर उनको गाइडलाइन दी जाती है लोगों को कि ज्यादा देर भी नहीं रुकना है, कि फोटो शूट लगे करने निकले नहीं फिर बाहर, इससे आपके जो लंग्स वगैरह है वो भी डिफंक्ट कर सकते हैं। और जो साफ पानी आपको दिखेगा उसको टच भी नहीं करना है, क्योंकि उसमें हजार्डस केमिकल हो सकते हैं। ग्रीन वॉशिंग में भी आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। तो ये जो इकोलॉजिकल फेडरलिज्म है, इसमें 10% वेटेज दी जाएगी इस बारी, मतलब जो पैसा है वो थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, क्योंकि उन्होंने इकोसिस्टम एफर्ट डेवलप करे। तो दैट इज इकोलॉजिकल फेडरलिज्म। अब देखो, इसमें एक्सपेंडेड फॉरेस्ट कैटेगरीज बताई हुई हैं कि कौन कौन सी फॉरेस्ट कैटेगरीज को इंक्लूड करेगा। सबसे पहले आता है वेरी डेंस फॉरेस्ट। वेरी डेंस फॉरेस्ट का मतलब है आपको एक एरिया दिखेगा, बड़े सारे पेड़ आपस में जुड़े हुए हैं, मतलब एक ही कैनोपी दिखेगी। जैसे ड्रोन शूट आपने देखे होंगे या नेशनल ज्योग्राफी के ऊपर देखा हो, तो साथ में ही दिखता है ना सारा कि एक ही पेड़ हो जैसे बड़ा सा, तो दैट इज वेरी डेंस फॉरेस्ट की कैटेगरी। 70% से ज्यादा यहाँ पे कैनोपी बनी होती है। फिर आता है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, 40 से 70% की कैनोपी दिखेगी, शायद बीच में गैप आ जाए, उसके बाद दोबारा से कंटिन्यूटी हो सकती है। एंड ओपन फॉरेस्ट, इसमें आएगा 10 to 40%। पहले ओपन फॉरेस्ट वाली कैटेगरी इंक्लूडेड नहीं थी, इस बार 16th फाइनेंस कमीशन के अंदर ये वाली वेटेज भी ऐड करी है। ओपन फॉरेस्ट में 10 to 40% तक की आपको फॉरेस्ट कैनोपी दिख सकती है, मतलब आपको ठीक ठाक गैप्स दिखेंगे, बीच में शायद ग्रासलैंड हो, फिर दोबारा से वो कैनोपी शुरू हो जाए, वैसे वाली कुछ सिचुएशन होगी। एंड वेटेज, वेटेज देख लो, ये मार्क्स के हिसाब से जैसे आप स्कोर पढ़ते हो, तो 0.30 वेटेज आती है ओपन फॉरेस्ट वाली कैटेगरी को, मॉडरेट वाली में 0.65, एंड वेरी डेंस को सबसे ज्यादा कैटेगरी में इंक्लूड करा गया है वेटेज के हिसाब से, दैट इज 1.0। और ये जो ओपन फॉरेस्ट है, बोला गया कि जो 80% वेटेज है वो स्टिल अभी भी उसी को दी गई है जो सबसे ज्यादा फॉरेस्टेड लैंड है, पर ये जो ओपन फॉरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट आपने ऐड कर दिया है, ये एक्सप्लॉइटेटिव हो सकता है, जो मैंने शुरू में ही आपको बताया, ग्रीन वॉशिंग वाला एग्जांपल। और कहीं जो ग्रीन आपके क्रेडिट फ्रेमवर्क लाइंस होती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज लेके आई थी इसको, 2023 में इसकी गाइडलाइंस आई थी, तो उनका मिसयूज यहाँ पे कर सकती है, क्योंकि थोड़े थोड़े चंक में फॉरेस्ट दिखा दिया जाएगा, बाकी का एरिया यूज कर लिया जाएगा, दोबारा से वो बॉन्ड्स परचेज हो जाएंगे कि देखो हमने तो इकोसिस्टम को मेंटेन करने की ट्राई करी थी। तो सिग्निफिकेंस क्या है, इंसेंटिव अगर प्रोवाइड करते हैं तो इसके लिए ड्राई फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, सवाना, डेजर्ट, ये भी इनडायरेक्टली प्रोटेक्शन में आ जाते हैं, और स्टेट्स को एनकरेज भी करेगा कि आप अपना फॉरेस्ट का एरिया और ज्यादा इंक्रीज करो। कंसर्न क्या रह सकते हैं कि जो प्लांटेशन है उसको आप प्रमोट तो करोगे, पर शायद इकोलॉजिकली वो उतना ज्यादा रिस्टोर एकदम से ना हो पाए कि पैसा हमको मिलेगा। लिंकेज विद द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, जो 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज लेके आया था, जिसमें क्या बोला था कि आप अपनी कमर्शियल प्रोसेस वहां पे करो, पर वो सस्टेनेबल तरीके से होनी चाहिए, जो इकोसिस्टम पहले जैसा था वैसा ही आपको दोबारा से दिखना चाहिए। तो वैसा तो होता नहीं है, पर स्टिल यहाँ पे स्टेट्स को बोला गया है कि अगर आप एनकरेज करेंगे तो आपको इंसेंटिव्स भी मिलेंगे। 10% की वेटेज है इसको, प्रोमोटिंग प्लांटेशन ओवर इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन। नहीं, ये इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन की बात करी है, प्लांटेशन यहाँ पे बोला कि आप अपने हिसाब से प्लांट्स लेके आए और आपने वहां पे ग्रो करवाना शुरू कर दिया, जरूरी नहीं है वो दोबारा से वैसा ही रिस्पॉन्स आपको लेके देगा, तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है। और ज्यादा ट्राई करी जाती है कि नेटिव स्पीशी, और अगर नेटिव स्पीशी आपने ऑलरेडी इतनी ज्यादा ऑलरेडी एक्सप्लॉइट कर दिया, वो दोबारा से रीग्रो करे, वो जरूरी नहीं है। तभी बोला यहाँ पे कि वो जो प्लांटेशन आप लेके तो आगे, अब राजस्थान की जो नेटिव स्पीशी आएंगी प्लांट्स की वो डिफरेंट है, यूपी में जाओगे डिफरेंट हो जाएगी, नेटिव स्पीशी की मैं बात कर रही हूँ। और आप किसी दूसरे एरिया से लेके आओगे, लेके तो आए थे हिमाचल में भी,
लंताना का एक केस स्टडी आप पढ़ते हो, लेके क्यों आए थे? ताकि रोड साइड वगैरह के वो थोड़ा सा ऑर्नामेंटल दिखेगा, देखने में अच्छा लगेगा, पर उससे हुआ क्या, वो जो नेटिव स्पीशी थी वो ऑलरेडी एक्सप्लॉइट कर गई थी। सेम आपने किसी एरिया के अंदर जो इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट था वहां पे इंडस्ट्रीज का सेटअप कर दिया, अब वहां से एफिलेंट निकलेगा, वेस्ट मटेरियल आया, पहले तो फर्टिलिटी खत्म हो चुकी है, तो आपको नेटिव स्पीशी के ऊपर फोकस करना पड़ता है रादर देन प्लांटेशन की हम बड़े बड़े पेड़ अचानक से यहाँ पे लगा देंगे। और सिर्फ प्लांटेशन की बात क्यों करी, बड़े पेड़ों की बात क्यों करी? क्योंकि पीछे जो वेटेज दी है वो किस किस को दी है? वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट। तो आपको बड़े बड़े पेड़ चाहिए होंगे डिस्पाइट इसके कि उस एरिया के अंदर वो ग्रो करते हैं या नहीं। तो यही इसका प्रॉब्लम भी निकल के आता है, तभी इसको कंसर्न में लिखा। क्लियर कि क्यों लिखा? ये प्लांटेशन की वजह से जो इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन है जरूरी नहीं है वो प्रमोट हो ही जाएगी। ठीक है, ये क्राइटेरिया आ गया। इनकम डिस्टेंस जो पहला लिखा था कि इक्विटी प्रमोट करनी है, तो 15th फाइनेंस कमीशन में उसके लिए अब ये 41 जो पैसा गया है अब उसका 100% ले लो कि हर एक सेक्टर के अंदर क्या क्या कितनी इनकम रहेगी। तो इनकम डिस्टेंस के केस में पहले ये 45% था, जो 15th फाइनेंस कमीशन आया था, इस बार ये 42.5% कर दिया गया है। पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के ही हिसाब से है, देखा ना आपने, डेमोग्राफी के ऊपर भी एक स्पेशल पॉइंट एडेड था क्राइटेरिया में। पहले ये 15% था, ये अब 17.5% कर दिया गया है। इसमें डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस ये 12.5% था, अब इसको 10% कर दिया है। एरिया के हिसाब से पहले 15% था, ये अब 10% कर दिया है। फॉरेस्ट में 10% वेटेज पहले भी थी, अभी भी 10% वेटेज है। टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट पहले 2.5% थे, इस बार इसको इग्नोर कर दिया। देखा ना वहां पे डेफिसिट वाली जितनी भी क्राइटेरिया था उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। जितना भी रेवेन्यू डेफिसिट था सब में लिखा हुआ था कि इस बार नहीं बोला गया। सेक्टर स्पेसिफिक आ जाए उसको भी इस बार नहीं बोला गया। तो ये मोटे मोटे से चीजें हैं जो आपने याद रखनी है। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी 15th फाइनेंस कमीशन में ये नहीं हुआ करता था, ये नया क्राइटेरिया है जो इस बार ऐड करा। कहीं ना कहीं इसकी वजह से ही ये जो टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स थे इस बार कट डाउन भी करे गए कि जीडीपी के ही अंदर मैक्सिमम चीजें हो जाएंगी, हम प्रोडक्टिविटी के ऊपर ज्यादा फोकस करने वाले। तो ये भी 100%, ये भी 100%। ये रिपोर्ट आ गई आपकी 15th एंड 16th फाइनेंस कमीशन की। ये वाला जो टेबल लिखा हुआ है यहाँ पे, इसके आपको परसेंटेज थोड़े से पेपर में देख के जाने पड़ेंगे। अभी याद मत करना इसको, 2 दिन बाद पूछ लूंगी मैं, जितने याद हो जाएंगे ठीक है, पर पेपर से पहले इसको जरूर देख के जाओ। इसके बाद ये ग्रांट्स वाली कैटेगरी आ गई जो लोकल गवर्नमेंट आएंगी। लोकल गवर्नमेंट को इतना अमाउंट दिया है, टोटल अमाउंट देख लो आप सीधा 9,47,409। ये लाख करोड़ में दिया हुआ है, करोड़ में दिया हुआ है, करोड़, लाख में तो पहले ही हो गया ना। 9,47,409। ठीक है, हाँ मतलब इतना आ गया ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो आप सिर्फ 2 चीजें देख लेना, वन रूरल लोकल बॉडी एंड दूसरा अर्बन लोकल बॉडी। याद मत करना इसको, ये सिर्फ देखने वाली चीजें होती हैं। पेपर में आ गई याद तो ठीक है, नहीं आई तो स्किप भी करना पड़ सकता है। ओके, बाकी ये पंचायत की ग्रांट्स आ गई और ये रूरल जो लोकल बॉडीज हैं उनकी ग्रांट्स को इंक्लूड करा गया है। तो ये आप पढ़ के ही जाओगे, बाकी मैंने सारा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। ये बस पैसा लिखा हुआ है, कितना कितना पैसा इनको एलोकेट करा गया है। सिग्निफिकेंस क्या हुआ था, 1992 की स्टोरी मैंने आपको बता दी। उससे फिर अमेंडमेंट के थ्रू बोल दिया कि अब पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज होंगी। तो अब अकाउंटेबिलिटी वहां पे भी तो बनानी पड़ेगी आपको कि उनको कितना कितना यहाँ पे फेडरलिज्म के तहत पैसा डिस्ट्रीब्यूट करा गया था स्टेट्स के थ्रू। सेंटर ने स्टेट को पकड़ा दिया, अब स्टेट ही देखेगी कितना पैसा पंचायत, कौन सी पंचायत के पास जाना है, कितना म्यूनिसिपैलिटी के पास जाना है। ये सारा टोटल एलोकेशन आ गया कि ओवरऑल डिजास्टर फाइनेंसिंग के केस में ये वाला याद रख लेना। क्लाइमेट रिस्पॉन्स रिफॉर्म्स भी यहाँ पे करे हैं। तो ये जो टोटल एलोकेशन करी गई है 5 साल के लिए, दैट इज 2,04,401 करोड़। गला बंद हो गया, सॉरी। ये स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड आ गया और ये स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फंड आ गया। कॉस्ट शेयरिंग कैसे रहेगी, सेंटर इज टू स्टेट का 75:25, और जो नॉर्थ ईस्टर्न और हिल स्टेट्स रहेंगे उनका भी रेशियो वैसा ही है 90:10। टोटल पैसा कर दिया एलोकेट, सेंटर का 75% और जो स्टेट रहेंगे दैट इज 25%। बनाए तो इसी पर्पज से थे कि अगर बच जाए तो अगली बार यूज करने, पर आप नए नए फंड सुन लेते हो कि नया फंड आ चुका है अब इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए। तो बढ़ते वैसे बहुत कम है कि बढ़ते हैं, घटते ही हैं हमेशा। ठीक है, की इनोवेशन, हीट वेव की प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से डिजास्टर अथॉरिटीज को ज्यादा पैसा दिया गया है और वल्नरेबल पॉपुलेशन के ऊपर ये ज्यादा इंपैक्ट कॉज करती है। इवन लाइटनिंग की प्रॉब्लम भी बड़ी है। अब आपका क्लाइमेट चेंज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है इरेटिक वेदर पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे। बारिश कभी हो जाती है, कल काले बादल आ रखे थे, जैसे आज तो बारिश हो ही जाएगी, आज सुबह बढ़िया धूप आ रखी थी, तो बोला लाइटनिंग इवेंट जो है वो भी इंक्रीज कर गए हैं। अगर 2021 का डाटा देखोगे 34% राइज, और ऊपर से सूखे पेड़ दिखेंगे, वहां पे अगर बिजली टकरा जाती है वो जल भी जाता है। देखा है कभी ये वाला सिनारियो किसी ने? हिमाचल वगैरह की साइड में तो काफी नॉर्मल है, ये चीज दिख जाती है। और साइड में इलेक्ट्रिसिटी का खंबा वगैरह होता था,
साथ ही वो भी जल जाता था, फिर लैंप जलते थे प्रॉपर केरोसिन ऑयल डाल के। चलो ठीक है, अब तो नहीं है उतनी प्रॉब्लम, क्योंकि अब बचे ही नहीं है पेड़, वैसे साइड वाले एरियाज में आपको ज्यादा दिखेंगे, बीच में है ही नहीं। 18.5 मिलियन स्ट्राइक्स रिकॉर्ड करी गई है। मतलब इन सारी चीजों को अगर देखा जाए कि गवर्नमेंट को बोला गया कि कुछ तो एफर्ट डालिए इन प्रॉब्लम्स के डील करने के लिए। फॉरेस्ट फायर अगर देखें, फॉरेस्ट फायर के जो इंस्टेंसेस है वो भी इंक्रीज कर चुके हैं। और 16 फाइनेंस कमीशन रूरल एरियाज को बोला गया कि अगर कोई रूरल एरिया है, अर्बन एरिया ऐसी ट्रांजिशन स्टेट पे आ चुका है कि वो अब अर्बन एरिया में कन्वर्ट करा जा सकता है, तो बोला उस पर सबसे पहले आप प्रायोरिटी दोगे। कोई ऐसा रूरल एरिया वहां पे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चलाए, अब उसको आप बोल सकते हो कि ये अर्बन एरिया बन चुका है, तो जल्दी से डेजिग्नेशन देनी है उसको अर्बन एरिया की। एक तो पेपर पे आ जाएगा कि हम अर्बनाइज हो चुके हैं, दूसरा डेवलपमेंट को दिखा देगा कि रूरल से अब हम किस तरफ शिफ्ट कर गए हैं, दैट इज टुवर्ड अर्बन एरियाज। तो यही बोला है। और इसमें एलोकेशन कितना दिया गया है, तो 10,000 करोड़ 26 से लेके 30 तक का जो टाइम पीरियड है। बिहाइंड अर्बनाइजेशन आई थिंक क्लियर है, आपको वही लिखा है, क्योंकि जब अर्बनाइज होंगे तो आप एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया भी यहाँ पे लेके आते हो। और एग्रीकल्चर के अंदर अगर देखें तो वर्क फोर्स हमेशा से ही डिक्रीज करती हुई दिखेगी। एक टाइम था जब 70% पॉपुलेशन ऐसी थी जो एग्रीकल्चर में इंक्लूडेड थी, पर आज के टाइम हम अर्बनाइजेशन के ऊपर जब ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो ये डाटा यहाँ पे कंपेयर करा है 23 और 24 का, जहां पे 46% वर्क फोर्स एग्रीकल्चर के अंदर इंक्लूडेड थी, अब आपको ये 17.8% तक की दिखाई देगी। तो वर्क फोर्स में भी डिक्लाइन हुआ है एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में। फोकस एरिया क्या है, तो वही अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना है, डेवलप करना है, और जो अर्बन स्टेटस है लीगली ग्रांट करने हैं कि रूरल एरिया अगर इतना डेवलप हो चुका है कि अब इसको अर्बन एरिया बोला जा सकता है, आपने उसको डेजिग्नेशन दे देनी है। और कंक्लूजन क्या निकल के आता है, वही कि इंडिया अपने इंजन्स के ऊपर ज्यादा फोकस है कि जो व्हील ऑफ डेवलपमेंट है वो आगे से आगे बढ़ता जाए, तो दैट इज ओनली कंक्लूजन। और जीडीपी बेस्ड बना दिया रादर देन सेक्टर स्पेसिफिक, ताकि जो एफिशिएंसी है वो और ज्यादा इंप्रूव हो। तो नया एक क्राइटेरिया है इकोलॉजिकल वैल्यूएशन एक्सपांशन। पहले सिर्फ वेरी डेंस फॉरेस्ट और मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट थे, अब उसमें ओपन फॉरेस्ट को भी इंक्लूड कर दिया। मतलब आप सारे सेगमेंट्स को इंक्लूड करने की ट्राई कर रहे हो। एंड लोकल गवर्नेंस जितना अच्छा परफॉर्म करेगी उतनी ज्यादा उनको ग्रांट्स भी प्रोवाइड होंगे। एंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव डिजास्टर फाइनेंसिंग, डिजास्टर बढ़ते ही जा रहे हैं। डिजास्टर यहाँ पे सिर्फ फ्लड्स की बात नहीं हो रही, इसमें सारी चीजें आ गई, जैसे हीट वेव्स जो एक क्लाइमेट चेंज की वजह से डिजास्टर इंपैक्ट कर रहा है हमें। देन उसके बाद आपने देखा लाइटनिंग के इवेंट्स, पहले उसको कहाँ ही इतना इंक्लूड करते थे, अब इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इमर्ज हुई हैं, हाँ वो सारा उसी से आता है। बाकी उसके लिए भी अब देखो, ये जो आपका नेशनल फंड रहता है जो डिजास्टर्स में यूज करा जाता है, इसमें भी सेक्टर्स बनाए होते हैं कि इतना पैसा हम एलोकेट कर रहे हैं फॉर द एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने भी वेदर पैटर्न इवेंट्स आएंगे उनके लिए, अगर कोई फ्लड प्रॉन एरिया है उसके लिए, तो अलग अलग कैटेगरीज बनी होती है, पर फंड एक ही यूज कर लिया जाता है।